साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति उपाध्यक्ष हरियाणा, मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। जैसे कि आज आपने जो टैगलाइन देखा, न्यायालय, न्यायाधीश, भ्रष्टाचार, रिश्वत बराबर न्याय, और इन सबको निचोड़ने के बाद जो निकलता है वो आता है न्यू वर्ल्ड आर्डर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, न्यू वर्ल्ड आर्डर। एक्चुअली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आप लोगों ने तकरीबन तकरीबन सभी ने सुना होगा, क्योंकि हमारे देश के उच्च कोटि के हिंदुत्ववादी और भारत के महान नायक, प्रधान सेवादार श्री बख्तावर खिलजी महाराज जी ने कई बार पार्लियामेंट से, संसद भवन से, लाल किला से ये बोल चुके हैं कि न्यू वैश्विक व्यवस्था आने वाली है, जिससे देश का बहुत बड़ा भला हो। यही न्यू वैश्विक व्यवस्था ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। लेकिन ये एजेंडा क्या है, ये क्यों इतना सेंसिटिव है, क्यों प्रत्येक आम और खास को समझने की आवश्यकता है, इसकी झलकियां कहां देखने को मिलेंगी, किस तरीके से हमारे देश में काम कर रही है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। और ये प्रतिदिन आपके पास इसके एक से एक अच्छे से अच्छा उदाहरण आ रहा है। जो आप चटकारे लेकर के न्यूज देख लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं और उसको मखौल बना करके टाल देते हैं, या कुछ समझदार लोग हैं तो उसमें एक दो दिन का थोड़ा सा उस पर गौर भी करते हैं, विचार भी करते हैं और लोगों से राय भी लेते हैं। लेकिन लगभग 90% लोग आज भी सोए पड़े। आपको हमने पहले भी बताया हुआ है कि किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके मूल में यानी जड़ में मुद्रा अर्थ की आवश्यकता। लेकिन हमारे देश में 1968 के बाद अर्थविहीन हो गए, मुद्रा रहा ही नहीं। रहा तो क्या, सिर्फ अंक, और वो अंक का माया जाल ऐसा बना कि आज प्रत्येक आम और खास आदमी मरने के लिए तैयार। ये भी अपने आप में विचार रही। अब आपको हम बात करते हैं न्यायाधीश, न्यायपालिका, न्याय, न्यायालय, रिश्वत, भ्रष्टाचार, ये क्या है? आप सोच रहे होंगे कि अजीब पागल इंसान है, इसने इतनी सारी चीजें लिख दिया, लेकिन इसका कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से क्या इसका ताल्लुकात है। अजी जनाब, बहुत बड़ा ताल्लुकात है, आप इसे समझिए। आपने आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा। एक बार आपने देखा होगा, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के माने हुए वरिष्ठ वकीलों में आते हैं। उनका एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था कि 9 करोड़ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट खरीदा जाता है। आपने सुना होगा, जरूर देखा होगा, क्योंकि वो वीडियो इतना वायरल हुआ था कि प्रत्येक मोबाइल के स्क्रीन पे हुआ करता। बात यही खत्म नहीं होती है, कुछ दिन मुद्दा गर्म रहता है, बाद में धीरे 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 आज मुद्दा बंद दफ्तर में तैयार पड़ा है। तो हम सब भी नहीं जाते। अब आपको मैं 2-3 जजमेंटों के जरिए आपको बताता हूं कि कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपके ऊपर हावी हो रहा है। अभी आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम आपने सुना होगा। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया
और उस जजमेंट में क्या दिया है, आपने उसको अगर पढ़ा होगा तो सोचने पे जरूर मजबूर हुए होंगे, क्योंकि वह इतना संगीन और इतना भयानक जजमेंट था जो तकरीब देश के सभी राष्ट्रीय अखबारों में भी आया। और वो फैसला था पोस्को और रेप के केस, बलात्कार। उस फैसले में ये कहा गया कि किसी भी नाबालिग लड़की से उसके साथ में उसके अश्लील अंगों से खेलना, पैजामे की डोरी खोलना यानी नाड़ा तोड़ना या खोलना, उसको घसीटना, यह सब बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। मतलब किसी भी लड़की के साथ में अगर इस तरीके से कोई करता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। और बचा क्या, इसके पहले एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें स्किन टू स्किन टच और नाजुक अंगों से खेलना पोस्को एक्ट के तहत नहीं आता है। ये सारे जजमेंट आप निकाल के पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के पोर्टल पे हमेशा उपलब्ध रहता है। और अभी आपको इसकी कड़ी जोड़ करके बताएंगे कि कैसे आपके लाइफ पे, आपके जीवन पर इसका क्या कुप्रभाव पड़ता है। लेकिन पहले हम ये 2-3 जजमेंटों का जिक्र करना लाजिमी समझते हैं और वाजिब भी है। दूसरा एक जजमेंट आया माननीय सुप्रीम कोर्ट। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बैंक के कर्जदार, ऐसे कर्जदार जो लाभ लेने की प्रवृत्ति से कर्ज दिया, उनको किसी भी न्यायालय, किसी भी न्यायालय में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीजीएम से शुरू करें, सीजीएम आ गया, सेशन न्यायालय आ गया, मतलब जिला न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ठीक ऐसे ही काम करता है उपभोक्ता फोरम, स्टेट उपभोक्ता कमिश्नर आयोग और सेंट्रल केंद्रीय उपभोक्ता फोरम। उसके बाद सरफेसी में आ जाएं तो डीएम कोर्ट, उसके बाद डीआरटी, उसके बाद डीआरईटी, फिर सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से लड़ाई लड़नी होती थी और लोग लड़ते भी थे। हालांकि कुछ लोगों को इसमें सफलता मिलती थी, कुछ लोग इसमें न्यूट्रल हो जाते थे, कुछ लोग अपना समय निकाल करके कैसे न कैसे सर्वाइव करते थे, जो उनको जीने के लिए कुछ समय मिल जाता था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, यहां तक आप उपभोक्ता फोरम में भी नहीं जा सकते। वहां पे मिलाड को बैठे बैठे ये नहीं पता होता कि एक रिकवरी एजेंट किस हद तक आदमी को टॉर्चर करता है, कर्जदार को, कि वह सुसाइड कर लेता है। खैर, इसको भी आपने भी सुना, हमने भी सुना, पढ़ा, और इसको भी हमने 2 दिन बाद डस्टबिन में डाल दिया। अब आपको आते हैं, अभी ज्वलंत एक खबर आई है तमाम सोशल मीडिया पे, कुछ न्यूज चैनलों ने थोड़ा सा दिखाया, उसके बाद उसको बैकअप में रख लिया या बैकफुट पे चले गए, या दिखाना उचित नहीं था। कुछ अखबारों ने भी खबर निकाला। दिल्ली के जस्टिस हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी के घर में आग लगती है, और जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां आग बुझाने पहुंचती है तो कमरे में अकूत धन भंडार दिखता है, जिसके
तहत फायर ब्रिगेड वालों ने पुलिस से इत्तला दी, पुलिस आई और उस मामले को लीपापोती करते हुए सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आनंद फानंद में इमरजेंसी मीटिंग की और उस मीटिंग के तहत उस जज साहब को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। बात यही नहीं खत्म हुई। जब ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन, जो वकीलों का बार होता है, यूनियन जिसे कह लें होता है, उनको पता चली तो उन्होंने ये बहिष्कार करते हुए कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोई डस्टबिन यानी कचरा पेटी नहीं है कि जब जी में आए यहां कचरा समझकर फेंक दे। अब इन सारी चीजों को आपको कड़ियों से कड़ियों जोड़ने बताता हूं, जिससे आपके दिमाग में आएगा कि वाकई आपका, हमारा, देश का, सबका शोषण होने की या शोषण करने वाला कानून न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो चुका है। जी, हमारे देश की 4 स्तंभ आपने सुना होगा। अमूमन सभी देशों के लिए उनकी जो कार्य प्रणाली होती है, गतिविधियां होती हैं, इस 4 स्तंभ पे खड़ी होती हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। अब आप सोचिए, न्यायपालिका कहां जा रही? फर्ज कीजिए आपके घर में, आपके परिवार में, आपके यार मित्र प्यारों के या किसी आपके रिलेटिव के परिवार में किसी बच्चे के साथ इस तरीके से दरिंदगी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप न्याय ले सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो माननीय हाई कोर्ट मुंबई, माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का जो फैसला है, जजमेंट है, वह रूलिंग आकर के सामने खड़ी हो जाएगी। ये चीजें रेप के या बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता और अपराधी आपके सामने ही घूमता रहेगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरा, आप बैंक से कर्ज लिए, आप डिफॉल्ट हुए, आपका बैंक वालों ने शोषण दोहन शुरू कर दिया, आप कहां जाएंगे? आपके पास कोई जगह नहीं है कि आप जाकर के वहां पे अपने लिए, अपना पक्ष रखने के लिए वो दरवाजा खटखटा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको कह दिया कि आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। आप उन्हीं की चौकट पे आपको गिड़गिड़ाना है, वो चाहे डीआरटी हो, चाहे डीएम का हो कोर्ट हो, और चाहे डीआरएस। यानी आपका मरना तय। मरना इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम आप एक सामाजिक प्राणी और समाज में हर व्यक्ति एक व्यक्ति से जुड़ा होता है, कहीं न कहीं से जुड़ा होता है, और सामाजिक ताना बाना जो होता है वह नियम कानून और परंपराओं से बंधा हुआ होता है। हमारी उन परंपराओं को तोड़ा गया, उन संबंधों को तोड़ा गया जहां से हम जुड़े हुए थे, और रिजल्ट क्या हुआ कि आज हम सभी अलग हैं, और अलग होने का कारण इन यहूदियों का हमारे ऊपर नकेल कसना बहुत आसान हो गया। क्योंकि आप जाओगे तो जाओगे कहां? कोर्ट आपके लिए नहीं, क्योंकि पैसे हैं तो आपके लिए कोर्ट अदालत सब कुछ सुनेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो मौजूदा स्थिति बनी है, उस स्थिति को देखते हुए
बता रहे हैं। क्या आप इस चीज को आकलन लगा सकते हैं कि यशवंत वर्मा जी के जो घर में इतना ज्यादा करेंसी मिली, पेपर करेंसी, उनकी तनख्वाह का कोई सरकारी फंड आया, किसी तरीके से उनको कुछ लॉन्चिंग के लिए दिया गया? लेकिन उन्होंने वाक्यांश में कह दिया कि ये पैसे मेरे नहीं। क्या वह डायरी भी झूठ बोल रही है जिसमें उसका लेखा जोखा है? लेकिन नहीं, उन्होंने तो कह दिया ना कि मेरे पैसे नहीं। अब यही अगर एक छोटा सा कर्मचारी उसके घर में ये पैसे मिले होते, तो यही मीडिया वाले घूम घूम को हाईलाइट कर करके उसके चेहरे को दिखा करके कि गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए, और उसकी नौकरी ऑन द स्पॉट खत्म, यहां तक कि पेंशन तक रोक दिया जाता है कि रिकवरी होगी। लेकिन ये तो मिलाड है, मिलाड के लिए तो अलग संविधान है, उनका अलग प्रोटोकॉल है। तो यानी आप न्याय की उम्मीद कर ही नहीं। दूसरा पहलू ये कि जो आपको समाज से तोड़ने का कार्य किया गया और उस समाज को तोड़ने के बाद जो इस तरीके का जजमेंट आता है, वो भी ऐसे ऐसे जगह से जजमेंट आता है जो कि हिंदुस्तान में रूलिंग के नाम दिया जाता है, यानी कानून बन जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माननीय हाई कोर्ट का जो न्याय होता है, यानी जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो होता है, वह हमारे देश में, पूरे देश में लागू होता है और वह एक रूलिंग मान ली जाती है। हाई कोर्ट की रूलिंग को, जजमेंट को, तब तक वो रूलिंग माना जाता है जब तक सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बदल न दे या कोई दूसरी बेंच हाई कोर्ट की उस फैसले के ऊपर टीका टिप्पणी करके संशोधित नहीं, तब तक वह वही कानून बरकरार है। अब ये सोचना आपको, आपका समाज, आपके समाज के लोग, आपके अपने ही लोग किस तरीके से यह सारी प्रक्रियाएं देखी। और इसके अतिरिक्त आपको बताएं, अब आते हैं तीसरे जजमेंट, जिसमें ये कहा गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई भी कर्जदार, वह कर्जदार जो लाभ कमाने के उद्देश्य से यदि कोई लोन लिया हो, कर्ज लिया हो, तो वह उपभोक्ता फोरम में भी नहीं जा सकता। अभी तक लोगों के पास एक विकल्प था, जब उनका अत्यधिक शोषण दोहन होता, वो बेचारे कंज्यूमर फोरम में चले जाते, क्योंकि वहां पे वकील की जगह वो खुद पेश हो जाते थे। और सबसे बड़ा उनको ये फायदा था कि उपभोक्ता न्यायालय में वो अपनी स्थानीय भाषा में अपने दुख दर्द को रख सकते। तो उसको क्यों रोका गया? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आपको नहीं चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी इन यहूदियों को चाहिए, जो जिनके एजेंट ये बैंक और एनबीएफसी, बैंक वाले 1 मिनट में कॉल करते हैं, पुलिस व्यवस्था, तहसीलदार, पटवारी सब आ जाते, लेकिन आपको एक कागज निकालने के लिए अगर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएं, तो सारा का सारा दिन खत्म हो जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जितने अधिकारी हैं, सब कहीं न कहीं डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बैंकों के द्वारा ही हैंडल किए जा रहे हैं। और विडंबना देखिए कि सभी कर्जदार, ये मत समझना कि अगर तहसीलदार
और 1 लाख रुपए सैलरी महीने का ले रहा है तो वह कर्जदार नहीं। अजी आप मिल के तो देखिए, आपको मिलेंगे और कहेंगे कि हाँ जी मैंने लोन लिया हुआ, कर्ज लिया हुआ, वो अपना दर्द बयां करेंगे, लेकिन लास्ट में वो यही कहेंगे क्या करे यार, हम तो सरकारी सर्विस वाले ठहरे, चाह के भी नहीं करते। लेकिन वो कभी आपके सपोर्ट में नहीं खड़े। अगर वो आपके सपोर्ट में खड़े हो जाए तो मजाल है कि उनके बीवी बच्चे आप पाल दो। इसलिए मेरे दोस्तों, आपके जो चश्मा लगा हुआ है उसको आपको उतारना होगा। और हम इसी तरीके से हर एक दिन सरकार के द्वारा नई नई योजनाओं के तहत नए नए तरीके से हम फंसते जा रहे हैं, और जितना हम फंसते जा रहे हैं उतना ही हम गुलाम होते जा रहे हैं। आज हम चाह कर भी अपनी लड़ाई अपने बच्चों के हित के लिए नहीं लड़ पाते, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही चैन से चैन जुड़ी हुई है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। एक चेन को आप ब्रेक करोगे, उसके साथ में दूसरा टोचन, दूसरा ब्रेक करोगे तो तीसरा साथ में टोचन, यानी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई। आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता। अब इसका हल क्या है? यहां आपको एक मजेदार बात बताता हूं। जब हमारे देश में कोई कानून बनता है, वो कानून पहले लागू नहीं होता है। उस कानून को किस तरीके से दुरुपयोग करना है, तोड़ना है, उस प्रक्रियाएं पहले बनती, तब जाकर के वो कानून लागू होता है। और जैसे ही वो कानून लागू होगा, उसका तोड़ने वाला विरोध स्वरूप जो कानून होगा वो सामने आ जाएगा, तरीका आ जाएगा। कानून तो क्या कहेंगे, तरीका सामने आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। चलिए हमने लाभ लेने के लिए लोन ले लिया, ऋण ले लिया, कोई बात, डिफॉल्ट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई जजमेंट आता है तो उसका बेस देखना होता है। आप बेस देखिए, किस बेस के ऊपर ये जजमेंट आया, उस बेस को ही छोड़ दो ना। अगर हमें ये पता है कि हम इस बेस पे जाएंगे तो हमारा ये सिस्टम होगा, हम उस बेस को ही क्यों छोड़ दें, दूसरा बेस उठा लो। अब स्थिति ये है कि आपकी रातों की नींद हराम हुई। आप कभी उससे पूछिए जो व्यक्ति ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के इनका शिकार हुआ, उसके दर्द को कभी एहसास किया। आप जिस तरीके से ये दरिंदगी वाला जजमेंट आया, ऐसी किसी महिला पीड़ित से आप उसके दर्द का एहसास तो करिए, सोचिए, कल्पना कीजिए, आप अपने आप को कहां पाएंगे। ये आपको विचार करने की आवश्यकता है। हमारे देश में आज भी लोगों को कोर्टों के ऊपर इतना विश्वास है कि कोई बात होती है तो कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, यानी मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, और उनकी उम्मीद होती है कि शायद हमें कोर्ट से न्याय मिले। लेकिन अब मौजूदा स्थिति में क्या यह संभव है? क्या आपका विश्वास इस पे कायम रहेगा? क्या आप इस चीज की परिकल्पना कर सकते हैं? ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा दोस्तों। हम ये नहीं कहते कि आपके हक की लड़ाई कोई और लड़ेगा, हम ये नहीं कहते कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। हम तो सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि आपको विचार करने की आप और हम जितने ही सोते रहेंगे उतने ही ये नए नए तरीके से हमें आपको फंसाते रहे। आज
हर व्यक्ति कर्ज की दलदल में फंसा। विडंबना देखिए, भारत में रुपए है ही, बिना रुपए के लोग कर्जदार हैं। यह मैं नहीं कह रहा, यह हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इलेक्शन लड़ने से पहले खुले मंच से ये कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकती क्योंकि हमारे पास रुपया नहीं। यानी देश की एक वित्त मंत्री इनडायरेक्ट आपको एडवाइस दे दिया कि आप संभल जाओ, पैसे नहीं। लेकिन विडंबना देखिए कि बख्तावर खिलजी ने निर्मला जी को वित्त मंत्री बना करके रखा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रुपया है ही नहीं तो कर्ज कैसा होगा? क्योंकि हमने और आपने मान लिया, हमने कर्ज लिया, ठीक है, कर्ज लिया है, हमने भी लिया है, आपने भी लिया, कोई बात, कर्ज लिया है तो दिया भी जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कर्ज मत लीजिए, लेकिन एक सीमित दायरा तो हो। अब ये तो नहीं है कि आपने अगर 10 लाख रुपए बैंक से कर्ज ले लिया और बैंक 25 लाख रुपए मांग ले, तो क्या यह सीमित दायरा है? क्या यह वाजिब है? तो ये हमें आपको समझने की आवश्यकता है। और मजे की बात देखिए, ये जितने भी एनबीएफसी बैंक हैं, ये जो छोटे कर्जदार हैं, उनके लिए इनके पास ये तमाम हथकंडे, घर की कुर्की करना, रिकवरी एजेंट को भेज देना, सामाजिक प्रतिष्ठा को भंग करना, उसको धमकी देना, उसको मरने के लिए प्रेरित करना, यानी इतना टॉर्चर कर देंगे कि वो मरने के लिए ही आतुर हो जाएगा। लेकिन वही रिकवरी एजेंट, वही एनबीएफसी, वही बैंक जो वीवीआईपी वाले लोन होते हैं, उनके पास नहीं जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके साथ में बाउंसर होते हैं, बड़े बड़े काले काले कपड़े पहन के तैयार रहते, जैसे जाएगा वो बांह पकड़ के फेंकेंगे बाहर, चल तो कौन यहाँ से, साथ पास टाइम नहीं। उनके घरे रिकवरी करने नहीं जाते, उनकी प्रॉपर्टी को कुर्की करने नहीं जाते, उनके लोन को, उनके कर्ज को राइट ऑफ कर दिया जाए, बट्टे खाते में डाल दिया। और मजे की बात ये कि एनसीएलटी कह देता है उनकी प्रॉपर्टी बेच दो और किसी न किसी को खड़े करके वही प्रॉपर्टी औने पौने दाम में ले लेते हैं, और वो भी बैंक से ही फाइनेंस करवा ले, यानी जेब उनसे कुछ नहीं गया, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरी जेब में। ये स्थिति चल रही है आपके लिए। और ये अगर आप कैलकुलेशन करेंगे मेरे दोस्तों, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसके तहत आप और हम फंस चुके हैं, यानी गुलाम बन चुके हैं। आप झंडा लेके दौड़ते रहो, आजाद इंडिया, आजाद इंडिया, आजाद इंडिया। हम आजाद हैं, हम गुलाम नहीं हैं। ये सब आपके ऊपर एक चश्मा चढ़ाया गया है, और उस चश्मे का नाम है रेप ऑफ द माइंड। आपके दिमाग का इस तरीके से चश्मा लगा दिया, आपको कुछ इसके अतिरिक्त सुझाता ही नहीं, दिखाई ही नहीं देता। अब समझना आपको है, जागना आपको है, ये सारी चीजें आपको देखना, कैसे क्या करना है ये आपको सोचना है। लेकिन जाते जाते मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अब नहीं तो फिर कब आप जागोगे, कब आप आवाज उठाओगे, कब आप सामने आओगे? आपको जागना होगा, आपको समझना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको अपने हक की लड़ाई स्वयं के द्वारा लड़नी होगी। किसी राजू मिश्रा की लड़ाई नहीं, कोई राजू मिश्रा आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, डॉक्टर गंगाराम तिवारी आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई संगठन आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। संगठन आपसे है। आप जागोगे तो संगठन है, आप सोओगे तो संगठन नहीं।
संगठन सिर्फ एक दूसरे की मदद के लिए होता है, कमाई का जरिया नहीं होता है मेरे दोस्तों, इसको ध्यान में रखें। हमें हमारे भाईचारे के तहत चलना पड़ेगा और इस सभी जो ये सरकार नए नए एजेंडे ला करके हम लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है, उसका बहिष्कार भी करना होगा। ये सभी प्रक्रियाएं आपको करनी होगी, लेकिन एक आदमी नहीं कर सकता मेरे दोस्तों। हमें जनबल, संख्या बल की आवश्यकता होती। तो इसी के साथ आज का बस लाइव यही समाप्त करते हैं और आज शहीद आजम भगत सिंह जी के पुण्यतिथि पे आप सभी को एक बार फिर से भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ कुछ अर्पित करते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगली वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।